जोजो टीवी। भीगू नाम का एक शेर था जिसके माता पिता को कहीं जंगल से बहुत दूर शहर के सर्कस में कोई ले गया था। इसी कारण अब वो एकदम बेघर हो चला था। उसे अपना जंगल याद ही नहीं था। इसी कारण वो यहाँ वहाँ भटकता रहता था। एक दिन उसने सर्कस की गाड़ी को अपने आसपास देखा। अब वो बहुत परेशान हो गया। वो छुप छुप कर उन लोगों की बातें सुनने लगा जो शहर से वहाँ पर शायद शेर या कोई और जानवर पकड़ने के लिए आए थे। अरे भाई, याद है कुछ साल पहले इसी इलाके से हमने एक शेर और शेरनी का शिकार किया था। बहुत बढ़िया जोड़ा है। आज भी सर्कस में बढ़िया नाच खेल कर रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर जंगल है वहाँ पर। वहाँ के हाथी बड़े बड़े हैं। चलकर उनका शिकार किया जाए। हाँ, चलो चलो। दो शिकारी जानबूझकर सर्कस की एक बस लेकर वहाँ पहुँच चुके थे और शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शेर इस बार किसी भी जानवर के साथ ऐसी अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। वो अपनी तेज रफ्तार के साथ जंगल की तरफ भागता है और वहाँ पहुँचकर वहाँ पर शोर मचा देता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पास ही दो खतरनाक शिकारी हैं जो बहुत जल्द यहाँ पहुँचते होंगे। मैंने उनकी बात सुन ली है। वो आप लोगों को खास तौर पे यहाँ के बड़े हाथियों को पकड़ना चाहते हैं। आप लोग जल्दी ही कोई योजना बनाएं और उन्हें यहाँ से भगा दें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। जंगल के सभी हाथी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, शेर की बात मानते हैं और जंगल की दहलीज पर पहुँच जाते हैं। हाथी बहुत खूंखार और बहुत डरावने थे, जिन्हें देखकर शिकारी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। शेर भी कहीं और जाने लगता है। तब हाथी उससे कहता है, अरे अरे भाई रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भीकू है। तुम किस जंगल में रहते हो? मेरा कोई जंगल नहीं, मैं अनाथ हूँ। क्या कहा? अनाथ? नहीं नहीं बेटा, तुमने हमारी जान बचाई है, हमारे इस जंगल की रक्षा की है और तुम बहादुर, नेक, ईमानदार और शक्तिशाली हो। जंगल का राजा एक शेर होना चाहिए, मगर हमारे जंगल में कोई शेर नहीं। कुछ साल पहले इसी तरह के कुछ शिकारी आए और हमारे राजा रानी को उठा कर ले गए। साथ में उनका एक बालक भी था। क्या कहा? वो तो मेरे माता पिता थे। मैं उनके साथ नहीं गया था। रास्ते में ही उन्होंने मुझे कहीं छोड़ दिया। मैं तो यहाँ वहाँ घूमता हुआ बड़ा हुआ हूँ। वो मैं ही था, यानी ये जंगल मेरा है। बिल्कुल सही जगह लौट आए हो बेटा। आज से जंगल की जिम्मेदारी तुम्हारी और जंगल के राजा भी तुम हो। और इस तरह अनाथ शेर को अपना घर, अपना जंगल मिल जाता है और वो वहाँ का राजा बन जाता है। बाघ बना सफेद शेर का दुश्मन। जंगल में सफेद शेर का राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा था। सभी जंगल के लोग अपने राजा से बहुत अधिक खुश थे। हर किसी को उसकी हर फैसले पर बहुत ज्यादा नाज होता था। एक दिन वहाँ पर रहने वाले बाघ को राजा शेर की बुराई करने का मन हुआ। वो चाहता था कि सफेद राजा को वहाँ गद्दी से हटा दिया जाए और बाघ को राजा बना दिया जाए। मगर बाघ की हरकतें एक राजा जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हर किसी को परेशान किया करता था, बेवजह लोगों का शिकार किया करता था और जगह जगह जाकर एक दिन वो राजा शेर की बुराइयां करने लग जाता है। जब ये बात राजा शेर को पता चलती है तो सफेद शेर उसे सजा सुनाता है। देखो बाघ, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार सचेत किया है। तुम्हारी हरकतें इस पूरे जंगल को नहीं भाती। बेवजह शिकार करते हो, अपने ही राजा का अपमान करते हो और लोगों को भड़काते हो। निकल जाओ हमारे जंगल से, यही तुम्हारी सजा है। राजा शेर बाघ को जंगल से बाहर कर देता है। बाघ कसम खाता है कि अब वो राजा शेर से बदला लेकर रहेगा। वो अपनी बहन के यहाँ रहने चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े अजगर से होती है। अब तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हो चुके हैं।
क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं, बताओ क्या काम है। बाघ अजगर से सफेद शेर की बेटी को डसने के लिए कहता है। अपनी दोस्ती निभाने के लिए अजगर राजा शेर की बेटी को डसने की चाल में चल पड़ता है। अभी अजगर राजा की बेटी को डसने ही वाला था कि अचानक उड़ते हुए चील की नजर अजगर पर पड़ी और उसने उसे घायल कर दिया। ये बात जब राजा ने देखी तो राजा के साथ साथ बाकी जानवर भी वहाँ आ गए। अरे चील, ये तुमने क्यों किया? इस अजगर को इस तरह घायल कर दिया। अरे मगर ये अजगर तो हमारे जंगल का नहीं है। जी महाराज, बिल्कुल सही समझा आपने। ये अजगर हमारी प्यारी बिटिया आपकी बेटी को डसना चाहता था। और जानते हैं इसे भेजने वाला कौन है? मैं कुछ समझा नहीं। बाघ आपसे बदला लेने के लिए इसे दोस्ती में मनाकर यहाँ पर लेकर आया है। सफेद शेर उसी समय अजगर को जंगल से बाहर निकाल देता है। बाहर पहुंचकर अजगर अपने दोस्त से कहता है, मैं दोस्ती में आकर तुम्हारी बात मान बैठा। वो लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने तुम हो। किसी से बेवजह बदला लेना, और वो भी उनके बच्चों के माध्यम से, ये गलत बात है। आज से तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म। तुमने अपने साथ साथ मेरा भी अपमान होने दिया। जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद हमारे जंगल में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है बाघ। और इस तरह से बाघ को एक और जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्ती से वो हाथ धो बैठता है और फिर से एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ता है। चतुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा हाथी था। उसका मालिक गोविंद बचपन से उसका ख्याल रखता आया था। चतुर अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए अब उसके द्वारा ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। इसीलिए गोविंद ने सोचा कि क्यों ना अब कारोबार बदला जाए। गोविंद एक परचून की दुकान खोल लेता है, मगर हाथी को हर समय उसके साथ रहने की आदत थी, इसीलिए चतुर हमेशा दुकान के पास ही रहता। छोटे छोटे बच्चे चिप्स, टॉफी, बिस्कुट खरीदने के लिए दुकान पर आते और हाथी को देखकर बहुत खुश होते। हाथी भी अपनी सूंड से चिप्स और टॉफियां निकाल कर उन्हें देता। गोविंद का काम बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे गोविंद बहुत मशहूर हो जाता है। एक दिन वहाँ के एक मशहूर गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और चतुर को परेशान करने लगते हैं। हाथी, अरे वाह वाह, देखो जरा, इतना बड़ा हाथी है। देखो यहाँ दुकान पर बैठा हुआ है। अरे इसके दांत तो देखो, अगर काट के बेच दिए ना लाखों मिलेंगे, लाखों। थोड़ी देर में गोविंद उन सभी से कहता है, अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे चतुर को परेशान मत करो। कुछ खाना पीना है, कुछ लेना है तो बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से। गोविंद के ऐसा कहते ही एक गुंडा उसके एक डब्बे में से बहुत सारी चॉकलेट्स निकाल लेता है और कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माल रखा है तुमने दुकान पर। भाई अगले हफ्ते हफ्ता तैयार रखना, ये हमारा एरिया है। यहाँ हर हफ्ते तुम्हें 1000 रुपया देना पड़ेगा। 1000 रुपए किस बात के? ये मेरी खुद की दुकान है, मैंने अपनी जमा पूंजी से खरीदी है। मैं तुम्हें 1000 रुपए हफ्ते के क्यों दूं? और ये चॉकलेट क्यों खा रहे हो? इसके देखो 4 चॉकलेट हैं, इसके 25 रुपए हुए, लाओ दो मुझे। गोविंद के पैसे मांगते ही वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। गुंडे 3 थे और बेचारा गोविंद अकेला। तीनों ने गोविंद को मारना शुरू कर दिया। यह सब देखकर चतुर से रहा नहीं गया। चतुर ने अपनी चतुराई दिखाई, एक एक को अपनी सूंड में पकड़ा और दूर जाकर पटक दिया। तीनों गुंडे वहाँ से भाग गए। उनको भागता हुआ देखकर गोविंद उनसे चिल्लाकर कहता है, अरे बहुत बढ़िया, भाग जाओ यहाँ से, और हाँ, दोबारा इस गली में नजर मत आना, नहीं तो मेरा चतुर तुम्हारे को छोड़ने वाला नहीं। तो इस तरह चतुर अपनी बुद्धिमानी से अपने मालिक की जान बचा लेता है और फिर से वो दोनों अपनी दुकान में मस्त होकर काम करने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। सुनहरा बांस और मुर्गी का घर। रघुवीर के घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। वो मुर्गियों को पालता पोसता और उनके अंडों को बाजार में बेचता।
उसके घर के पास ही एक बड़ा सा बांस का खेत भी था। मुर्गियां दिन रात वहीं घूमा करती थी। उनमें से एक मुर्गी हमेशा से वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो हर बार भागने में असफल रही। कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते। ये रघुवीर आज नहीं तो कल मेरे अंडों के साथ साथ मुझे भी मारकर बेच देगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, दुनिया घूमनी है, मैं क्या करूँ? मुर्गी दिन रात नए नए उपाय ढूंढती रहती है। एक दिन बांस के खेत में काम करने वाली सीता ने मुर्गी को रोते हुए सुना और उससे कहा, अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? मुर्गी सीता से कहती है, तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, मैं मुर्गियों की भाषा समझती हूँ। तो क्या तुम भी सभी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेचती हो? सीता मुर्गी से कहती है, मैं तो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी बहुत प्यारी हो, चलोगी मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम भी मुझे बंदी बना कर रखोगी। मुझे आज़ादी की सांस लेनी है, बाहर घूमना है, मगर रघुवीर के घर रहते रहते ये तो संभव हो नहीं सकता, इसीलिए रो रही हूँ। सीता उससे कहती है, अरे अरे, तुम भाग निकलो, ये देख रही हो, एक पूरे बांस को मैंने सुनहरे रंग का रंग दिया है। शाम ढलते ही तुम इसके पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी और वहाँ से तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। सच? हाँ हाँ। सीता मुर्गी से वादा करती है कि वो उसे बांस के पास से शाम को उठाकर ले जाएगी। मुर्गी के पास सीता पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शाम ढलते ही वो चोरी चोरी सुनहरे बांस के पास आकर बैठ जाती है। अभी तक सीता आई नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे सीता के आने की आवाज सुनाई देती है। सीता उसे अपनी गोद में लेकर अपने घर पहुँच जाती है और उसे बाकी मुर्गियों से मिलवाती है और कहती है, अब बताओ मेरी मुर्गियाँ कैसी लगी? सब बहुत खुश है ना? अब तुम चाहो तो बाहर घूम सकती हो और चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा है। वादे के मुताबिक सीता उसे अपने घर तो ले आती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मुर्गी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है और बदकिस्मती से एक बड़े से टेंटों के नीचे आकर मर जाती है। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी आजादी बहुत बुरी भी होती है।